श्री राधे। दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव भट्ट सहयोगी बबलू अनुज के साथ, और आप देख रहे हैं भरतपुर 05 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। योग्यता संपन्नता की मोहताज नहीं होती, और इंटेलिजेंसी जो है, ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंसी जो है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अगर आपका कोई लक्ष्य है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी दुनिया की ताकत आपको लक्ष्य प्राप्ति से रोक नहीं सकती, आपको मरहूम नहीं कर सकती। आप किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप उस लक्ष्य से दूर हो जाएं, क्योंकि उस वक्त पूरी जो कायनात है ना, वो आपके उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी ईमानदारी और विश्वास के साथ जो आप लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो पूरे प्रयास करते हैं, तो पूरी कायनात आपका सहयोग करती है। तो जब कायनात सहयोग करती है तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त इजीली हो जाता है। और ऐसा ही एक उदाहरण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये बेटी है रोशनी शर्मा नाम की बेटी। इसने पूरे जुनून और जज्बे के साथ एक लक्ष्य रखा था, और उस लक्ष्य को पूरा किया। लक्ष्य पूरा करने के लिए इसने बहुत मेहनत की थी। अपना पूरा समय, जो अपना 100% होता है, वो इसने दिया था। इसने भरतपुर संभाग में, जिले में ही नहीं, भरतपुर संभाग में 10th में पहला स्थान प्राप्त किया है, और पूरे राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बच्ची साधारण परिवार से है। इसके फादर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, माता गृहिणी है, दूधूपुरा गांव की रहने वाली है, भरतपुर में गांधीनगर में रहती है, और सरस्वती विद्या मंदिर या यूँ कहें टेक्नोलॉजी पार्क में ये अध्ययनरत है। बात करेंगे बच्ची ने अपना टारगेट रखा था, या टारगेट अपने प्रयासों से कैसे अचीव किया। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत पहले तो इस चर्चा में। आपने एक बहुत बड़ा, ये कहिए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। एक बहुत मेहनत के बाद आपने एक लक्ष्य प्राप्त किया है। तो आप ये मानिए, आपने अपने माता पिता का सपना तो पूरा किया ही है, अपने गुरुजनों का सपना पूरा किया है। कैसे बेटा, कैसे आप कर पाए इस पूरे काम को? मुझे अपनी इस कामयाबी को पाने के लिए अपने गुरुजनों का पूरा सहयोग मिला। मुझे अपने स्कूल में बेस्ट एजुकेशन मिली, और सफलता के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और गुरुजनों का मार्गदर्शन। मुझे गुरुजनों का मार्गदर्शन मिला, और बड़ों का आशीर्वाद मिला, और मेरी कड़ी मेहनत से मैं सफलता को प्राप्त कर पाई हूँ। बेटा, कड़ी मेहनत सब लोग करते हैं, जो 2nd आए, 3rd आए, 4th आए, जिनने 90+ % बनाई, वो भी कड़ी मेहनत करते हैं। आपने ऐसा क्या किया कि आपको राजस्थान में दूसरा नंबर मिला है? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर, मैंने NCERT पर ही अपना ज़्यादा फोकस किया। ज़्यादा एक्स्ट्रा किताबों को पढ़ने के बजाय मैंने NCERT को ही लाइन बाई लाइन पढ़ा। और मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट NCERT को अच्छे से रिवाइज करके पढ़े, तो वो अपनी राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में भी अच्छी रैंक प्राप्त कर सकता है। अच्छा, आपका लक्ष्य जो आपने चुना था, जो स्टडी का तरीका चुना था, वो NCERT को फोकस करके चुना था। मैं ये जानना चाहता हूँ बेटा, आप सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के भी लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल रहते हैं। आपके हाथ में मोबाइल रहता था क्या इस ड्यूरेशन में? जी नहीं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है, जो हमारे पापा के पास रहता है। तो मोबाइल से आप दूर रहते हैं? बिल्कुल, मोबाइल से दूर रहते हैं आप लोग। आप सबसे ये बताइए मुझे कि आप कितने घंटे स्टडी करती थीं? स्टडी के समय आपके दिमाग में क्या चलता था, क्या सोचते थे, क्या आपने टारगेट रख रखा था कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है? मेरा हमेशा टारगेट ये रहा है कि अब मुझे अपना 100% देना है हमेशा। और मैं जब पढ़ती थी तो मैं ये सोचती थी कि चाहे मैं थोड़ा ही पढूं, पर जो पढूं उसको क्लियरली पढूं बिल्कुल। अगर उसमें से कुछ भी एग्ज़ाम में आए तो वो छूटे नहीं।
बिल्कुल भी। बेटा स्कूल में और भी स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स भी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आप भी स्टूडेंट हो और भी स्टूडेंट आपके साथ बैठते होंगे, और स्टूडेंटों ने इतनी नहीं बनाई परसेंटेज, आपने इतनी परसेंटेज बनाई, राजस्थान में दूसरा नंबर लाए आप, कुछ एक्स्ट्रा तो किया होगा। हाँ, एक स्कूल के अलावा मैंने शुरू में तो 5 घंटे पढ़ाई की थी, और पेपरों में जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो लगभग 8 घंटे मैंने रीडिंग की थी। 8 घंटे लगातार रीडिंग करते थे। क्या टाइमिंग रहता था आपका? सुबह कितने बजे उठना, कितने बजे पढ़ने बैठना, या सुबह जल्दी उठते थे या लेट उठते थे? मुझे सुबह जल्दी उठकर नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि मुझे सुबह सुबह नींद आती है, इसलिए मैं दिन में ज़्यादा पढ़ती हूँ। दिन में मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, और मैं सही ढंग से अपनी टारगेट जो भी देखती हूँ कि आज मुझे पूरे दिन में क्या मुझे रीड करना है, वो टारगेट मेरा दिन में ज़्यादा पूरा करती हूँ। मैं रात में नहीं पढ़ती थी। आप नोट्स बना के पढ़ती थी या डिटेल्ड स्टडी करती थी? मैं डिटेल स्टडी करती थी। बुक से? हाँ। और जो भी उसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी होती थी उसे गुरुजनों से, अपने टीचर्स से उसको सॉल्व करवाती थी? हैं? बिल्कुल, मुझे पूरा सहयोग मिला मेरे अध्यापकों से। मैं कभी भी अगर उनसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी, मैं पूछती थी, तो मुझे हमेशा सॉल्यूशन मिलता था। टेक्नोलॉजी पार्क जो है, स्कूल है आपका, वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कैसा माहौल रहता है वहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। बहुत अच्छे में क्या होता है? जैसे कि बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सब जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंसियरली, वहाँ का माहौल है। कोई भी अनसिंसियरली वो बिहेवियर वहाँ पे कोई भी नहीं करता, और सर जो हैं काफ़ी ध्यान रखते हैं कि सब बच्चे एक सिंसियरिटी से रहें, और किसी भी प्रकार की असभ्यता ना फैले विद्यालय प्रांगण में। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स में भी वहाँ हिस्सा लेते थे या केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? जी नहीं, मैं स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेती थी, मैं सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। अच्छा, केवल पढ़ाई करते थे। तो फिजिकली आप कोई एक्सरसाइज वगैरह घर पे करते होंगे? बच्चों को खेलने का मन करता है, कोई गेम खेलना, आपके शौक क्या क्या है? मेरा शौक रीडिंग ही है। मैं गेम्स वगैरह नहीं खेलती बिल्कुल भी, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहती हूँ। नहीं, गेम तो वैसे भी होते हैं ना, सोशल मीडिया के अलावा भी तो गेम। आउटडोर इंडोर कोई गेम नहीं खेलती मैं। अच्छा, केवल पढ़ाई आपका। क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा मानना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, पर मेरे आलोक सर ने मुझे कहा कि बेटा तुम प्रशासनिक नौकरियों में जाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। नहीं, आलोक सर ने आपको सजेशन किया है, लेकिन आपके अंदर से इच्छा क्या है? आप टेक्निकली फील्ड में जाना चाहती हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहती हैं इंजीनियरिंग करके, या आप प्रशासनिक स्तर पर कहीं जाना चाहती हैं, IAS IPS फाइट करके? क्या आपका खुद का क्या है? जब मेरे गुरुजनों ने मुझसे कहा है तो मेरे बारे में कुछ सोचकर ही कहा होगा, तो मैं अपना गुरुजनों का कहा मानूंगी। मैं प्रशासनिक सेवा में ही करना चाहूँगी। मतलब गुरुजनों की आज्ञा सिरोधार रहे आपके लिए। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे आलोक शर्मा जी हैं, और मेरे व्यूअर्स जो भी जुड़े हुए हैं। आपने सुना बच्ची ने क्या कहा। हालांकि बच्ची को खेलने का शौक़ नहीं है, ये इसकी नेचर है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि पढ़ने का कोई इसके ऊपर प्रेशर था। ना तो माँ बाप का प्रेशर रहता था, और ना इसका स्वभाव ही है कि पढ़ना, और ये अंतर्मुखी है, इसलिए बाहरी दुनिया से कम संपर्क रखना चाहती है। लक्ष्य इसका था, कुछ लक्ष्य के लिए दिशा निर्देश, क्योंकि बच्ची है, अपने लक्ष्य से भटक ना जाए, इसलिए गुरुजनों ने या और भी लोगों ने इनको जो भी बताया है, जो दिशा निर्देश दिया है, उसके हिसाब से बता रही है कि मैं प्रशासनिक सर्विस में कहीं ना कहीं आगे वो करूँगी, कोशिश करूँगी। अभी बहुत लंबा समय है पढ़ने के लिए, भी कई क्लास पार करनी है, एलिजिबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए अभी पहुंचना है इनको भी। तो ये हैं आलोक शर्मा जी, आप सब परिचित होंगे, CWC के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, आप चेयरमैन थे। और बच्चों के बारे में, क्योंकि CWC के थे तो निश्चित रूप से चाइल्ड वेलफेयर से संबंध रखते हैं, तो बच्चों के कैसा विकास हो सकता है, बच्चों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, बच्चों के बारे में ओवरऑल जो जानकारी होती है वो CWC के अध्यक्ष होती है। और इनका कार्यकाल जो था सराहनीय कार्यकाल रहा था। और उस समय जो CWC के तहत जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की थी, लगातार इतनी कार्रवाइयाँ हुई थी कि वो रिमार्केबल हैं।
तो सर आपका स्वागत हमारे Thank चैनल। you. सर आप ये बताइए, ये बच्ची टॉप कर गई, और भी स्कूल हैं जी। बहुतों ने टॉप किया है, लेकिन इसने ये ना तो घर वाले समझ रहे होंगे कि इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया है आपके लिए भी और घर वालों के लिए जी, भी। जी। सब कुछ कैसे संभव हुआ है? देखो, मेरा मानना ये है कि अब धीरे धीरे शिक्षा को व्यवसायीकरण का एक रूप लोगों ने दे दिया है। एजुकेशन को कोई सेवा की भावना के साथ ना तो शिक्षक दे रहे हैं और ना स्कूल दे रहे हैं। मुझे कुछ दिन पहले पता लगा कि शिक्षा माफिया के रूप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं। एक एक क्लास में 1200-1500 बच्चों की उनके पास स्ट्रेंथ है। एक क्लास में आपको जान के आश्चर्य होगा कि 100 बच्चे एक रूम में बैठते हैं और इतना ऑटोमेटिक मशीन गन की तरह से वो पढ़ाते हैं, दन दनादन दन। और पढ़ाने के बाद किस बच्चे को क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के लिए ये बहुत ये जरूरी है। खेल भी बहुत जरूरी होता है। नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जिस कैंपस में वो लोग पढ़ें, जिस रूम में वो लोग रहें, वहाँ एक स्टूडेंट रेशो होता है कि एक स्टूडेंट के लिए कम से कम 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ तब होती है जबकि एक रूम में 100 बच्चे हों, जी। ना टीचर को बच्चे का नाम पता, ना बच्चे को ये पता कि ये टीचर हमें क्या पढ़ाएंगे, कल कौन से स्टाफ चेंज हो जाएंगे। बड़ी दुर्लभ संधि है ये। क्या क्या आपने सुविधाएं स्कूल में कर रखी हैं? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक साधारण परिवार से है ये बच्ची। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात नोटिस में लाना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग व्यवसायीकरण से बहुत दूर हैं। हम लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है, आप एक और देखेंगे कि भरतपुर में 35 से 40 हज़ार और 50 हज़ार से 1 लाख 10वीं की फीस है। हम लोग लेते हैं इनसे 400 से 500 रुपये मंथली। एक बहुत नॉमिनल चार्ज इनसे हम लेते हैं। तो क्वालिटी देते होंगे, वो 80,000 ले रहे हैं तो। उसका मैं रीज़न मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है, 60 बाई 50 के कैंपस में आप बच्चे को खिला नहीं सकते, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप प्रेयर नहीं करा सकते। प्रेयर एक एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और आपने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग से लेके और रात तक, इसकी मैं एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो बच्चा मेरिट में आ रहा है उसका पास्ट बैकग्राउंड क्या है। आज की तारीख में एक ऐसी होड़ मची हुई है कि जैसे ही उनको पता लगता है कि 8th बोर्ड में कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, उसके घर पहुंच जाते हैं, उसके घर पहुंच के उसको ऑफर देते हैं फ्री और उसको बोलते हैं हम आपको ये एक्स्ट्रा देंगे, हम आपको ये एक्स्ट्रा देंगे। हमारे पास केवल रोशनी आपकी रोशनी में आई है, लेकिन रोशनी के अलावा भी ऐसे 15 से 20 बच्चे हैं जिन्होंने 90 क्रॉस किया है। उसके पीछे एकमात्र मैं रीज़न मानता हूं कि एक तो हम लोगों ने रूम के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या को कंट्रोल किया, सीमित किया हुआ है। हम लोग बताते हैं कि भैया इतने स्टूडेंट के बाद हम इसमें भरेंगे नहीं बच्चों को, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि 100 बच्चों की क्लास, ना टीचर को पता ना स्टूडेंट को पता, और दन 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 पढ़ाई। टीचर्स का एजुकेशनल स्तर क्या रहता है? टीचर्स जो आपके यहाँ पढ़ाते हैं उनका एजुकेशन स्तर क्या रहता है? क्योंकि मेन चीज़ ये रहती है कि एजुकेशन स्तर भी टीचर का ऐसा होना चाहिए। चूँकि हम लोग स्कूल के अलावा कॉलेज चलाते हैं, तो हमारे पास जो फैकल्टी का सिस्टम है, वो फैकल्टी हम 3 स्तरों पे उसको छलनी करके बाहर आते हैं। पहला, हम लोग स्वयं टीचर का एक टेस्ट लेते हैं। टीचर को हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट देते हैं जो सब्जेक्ट वो पढ़ाने के लिए हमारे पास आते हैं, और उस टेस्ट में उनका खुद का परफॉर्मेंस क्या है, उनको कितनी डीप नॉलेज है, इसके बाद हम लोग टीचर का सिलेक्शन करते हैं। कोई नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के कोई नॉर्म्स ऐसे हैं कि टीचर्स का एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन इतनी? डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राइमरी के लिए एसटीसी होना जरूरी है और अपर प्राइमरी के लिए बीएड होना बहुत आवश्यक है। चूँकि हमारे यहाँ बीएड भी हम लोग रन करते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है कि उसकी क्वालिफिकेशन तो देखी जाती है, लेकिन आजकल ये भी रहने को आया कि गुण तो जाते हैं लोग, है ना,
लेकिन पढ़ नहीं पाते। और कुछ लोगों का उल्टा होता है, पढ़े लिखे तो बहुत अच्छी डिग्रियां होते हैं लेकिन क्लास में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं होती। नहीं, आपका बीएड कॉलेज रन कर रहे हो आप, तो बीएड कॉलेज रन करने के साथ साथ उनको मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल के लिए कहीं ना कहीं स्कूल्स भी, तो आप अपने स्कूल हमें बहुत उसका सुलभ होते हैं बच्चे, और उन बच्चों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। हमें ये पता लग जाता है प्राइमरी फेस में कि ये बच्चे फर्स्ट रैंकर्स हैं, ये बच्चे सेकंड रैंकर्स हैं, ये हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद मिलती है। निश्चित रूप से आपको मदद मिलती होगी। और आपका चूँकि काफ़ी लंबा चौड़ा वो है, स्ट्रक्चर है पूरे स्कूल का, बीएड कॉलेज भी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से इसमें मदद मिल जाती है स्कूल चलाने में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाल वाहिनी है, बाल वाहिनियों की एक देखी जा रही है कि बच्चों को भूस की तरह भर के ले जाते हैं। बाल वाहिनियों की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें फिटनेस नहीं होती प्रॉपर, बच्चों को सीट से ज़्यादा उनको भरा जाता है। एक चांस हमेशा बच्चों के साथ ये रहता है कि कब हादसा हो जाए। नहीं, इसके लिए मैं चूंकि जब CWC में था तो माननीय जिला कलेक्टर थे नीरज के पवन साहब, तो हमने बाल वाहिनियों का एक बहुत सघन अभियान चलाया था और उसके अंतर्गत हमने लगभग 400 बाल वाहिनियों की फिटनेस निरस्त करवाई थी। बाल वाहिनी के नाम पे जो बच्चों के साथ उनको काल के गाल में भेजने का जो काम लोग करते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है और बच्चों की सेफ्टी जो मीटर्स हैं उनको ज़रूर अपनाया जाना चाहिए। समस्याएं बाल वाहिनी में ये भी आती हैं कि बच्चों को भरा तो जाता ही है, उसके अलावा उनकी जो फिटनेस होती है उसको कभी चेक नहीं किया जाता, ना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और ना DTO की तरफ से कोई, जबकि कायदा से उसकी फिटनेस भी चेक होनी चाहिए कब कोई हादसा हो जाए किसी कारण से भी, क्योंकि हादसे बहुत हुए हैं बच्चों के साथ। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत संवेदनशील विषय के ऊपर चर्चा की है। चूंकि यह फिटनेस का एक सर्टिफिकेट देने का एक ऐसा माफिया डेवलप हो गया है, वो प्राइवेट एक कंपनी को इन्होंने प्राइवेट लोगों को फिटनेस के सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकृत कर दिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो सिर्फ एक बड़ी राशि लेते हैं और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए जो कि बच्चों की वाहन लाने ले जाने का जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर निगरानी रख सके। स्कूल में ये प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा सामने आती है कि ड्रेस हमारे यहाँ से लीजिए, आप बुक्स हमारे यहाँ से खरीदिए, या पर्टिकुलर दुकान से एक दुकान निश्चित कर दी जाती है और उससे कमीशन होता है। मैंने आपको पहले ही निवेदन किया है कि शिक्षा का जब व्यवसायीकरण होगा और वो उससे दोहन करने का प्रयास करेंगे तो उनके मन में संतुष्टि नहीं होती। 80,000 70,000 फीस लेने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि अब इस किताबों में से कमा लें, अब इस ड्रेस में से कमा लें। इवन मेरे पास तो ये भी जानकारी है कि वो कहते हैं शूज़ भी आप उस कंपनी के खरीदिए। हर रोज़ नई नई डिमांड लेके आता है बच्चा, हर रोज़ नई नई डिमांड लेके आता है कि आज इसके लिए पैसा चाहिए, आज इसके लिए पैसा चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। बच्चों पे अगर उसका टीचर कुछ कह देता है तो वो अपने घर वालों से भी लड़ बैठता है, मतलब बहुत मतलब परेशान कर देता है बच्चों को। अब माता पिता फिर सरेंडर हो जाते हैं उस बच्चे की वजह से। लेकिन टीचर्स को इस तरीके से वो बच्चे को इस तरीके से हिप्नोटाइज कर देते हैं ये स्कूल वाले कि डेली डिमांड होती हैं। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि यहाँ पे इस तरह के लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानता हूँ कि अभी तक हमारे किसी बच्चे ने या हमारे किसी पेरेंट्स ने हमसे असंतुष्टि वाली बात नहीं कही है, और ना हम लोग इस ड्रेस और किताबें और इनके चक्कर में पड़ते हैं। हमारी ओर से फ्री ओपन है। नहीं, जैसा कि हमने जानकारी की है और इन बच्चे ने जानकारी हुई है, तो निश्चित रूप से आपकी फीस भी कईयों की तुलना में कम है। और जो नर्सरी की जो फीस है, लोगों के नर्सरी प्ले स्कूल की फीस होती है 10 से 15,000 रुपये, हम लोग 5 से 6,000 रुपये 7,000 रुपये में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप उसका कल्पना करिए कि हमारा डेडिकेशन कितना है। आपके स्कूल में कितनी बाल वाहिनी है? हमारे केवल एक वाहन है। अच्छा जी, तो उससे बच्चे आते जाते हैं? जी हाँ। बाकी हमारे आसपास से खुद बच्चे आते हैं, आसपास के तो खुद पेरेंट्स ले आते होंगे, बाकी के दूर से जो आते हैं बच्चे वो बाल वाहिनी से आते हैं। जी। आप बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास के लिए क्या प्रयास करते हैं? मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि सुबह हमारे प्रेयर होती है जी। वो प्रेयर हमारी इतनी एनरिच्ड होती है
कि डेली प्रेयर में हम लोग उनको बहुत सकारात्मक बातें बताते हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक बार के हिसाब से, जैसे मंगलवार है तो मकदा हनुमान चालीसा और उससे रिलेटेड डिस्कशन उसको करते हैं बच्चे के साथ, और बताते हैं कि हनुमान जी सही मायने में हनुमान जी कैसे थे, उनके कंसेप्ट क्या थे। स्पिरिचुअल रिलीजियस या स्पिरिचुअल बोले हम बताते हैं कि जैसे गणेश जी हैं तो गणेश जी की भाई सूंड लंबी होने का क्या तात्पर्य है, और सही मायने में सूंड का क्या महत्व है, पेट लंबे होने का क्या मतलब है कि आप ज़्यादा लोगों की बातें सुने और अपने पेट को में रखें, उसको ज़्यादा लोगों में विस्परिंग या डिस्प्रेस नहीं करें। तो वो सब चीज़ें हमारे उसका एक पार्ट है जो हम रेगुलर करते हैं। अंदर कैंपस में हमने टेंपल बनाया हुआ है, उस मंदिर में ज़्यादातर बच्चे आते हैं, ढोक लगाते हैं। सुबह अपने आप बच्चे अपने पेरेंट्स की पैर छू के आते हैं, तो बड़ा संतुष्टि का भाव मिलता है। हमारे चैनल की तरफ से एक आपसे निवेदन हो रहा है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बढ़ाई जाए। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ इंडोर बैडमिंटन का ग्राउंड है। आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि भरतपुर में पहला इंडोर ग्राउंड है बैडमिंटन का जो आपके कैंपस में है। दूसरा, हमारे यहाँ पे प्ले ग्राउंड के लिए एक बहुत बड़ा स्पेशियस प्ले ग्राउंड है, जिसमें अभी हाल ही में हमारा बच्चा इंटर स्टेट जिम्नास्टिक में फर्स्ट आया है, 200 मीटर की दौड़ में हमारा स्टूडेंट फर्स्ट आया है, इंटर कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट आया है। और आपको एक बात, मैं बड़ी सुखद बात है जो बताना चाहता हूँ कि 10th में ये बच्ची फर्स्ट आई है, राजस्थान सेकंड टॉप किया है। बीएससी में ब्रज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बच्चियों में पहला गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आई है। बीए के अंदर कॉलेज से बीए के अंदर गोल्ड मेडल भी हमें मिला है और सिल्वर मेडल भी हमें मिला है। तो ये सब कुछ एक सतत प्रक्रिया है। मैं स्कूल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक हमारे उपमन जी हैं जो इसके प्राचार्य हैं स्कूल के, उपमन जी, केशव जी, इनकी एक ऐसी टीम हमारे पास है जो कि संपूर्ण डेडिकेशन के साथ बच्चों के साथ रहते हैं। इनके घर पे उनका रेगुलर संपर्क रहता है, घर वालों के साथ इनका तारतम्य रहता है, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पेरेंट्स से ये लगातार संपर्क में रहते हैं कि भैया बच्चों के बारे में घर पे क्या एक्टिविटीज़ है। यदि किसी बच्चे को कोई आकस्मिक परेशानी है, उसको कोई ज्ञान संबंधी शेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो एक बहुत विशाल लाइब्रेरी है। आप कभी पधारेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक रूम जो कक्ष जिसको अपन बोलते हैं, रूम भी एक तो ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। उसके अलावा जो लाइब्रेरी हमारे पास है पूरे राजस्थान में, उस लाइब्रेरी को देखने के लिए एजुकेशन विभाग वाले लोगों को प्रेरित करते हैं। लगभग 50,000 किताबें हमारी लाइब्रेरी में हैं, और उन 50,000 किताबों में हर सब्जेक्ट की रिसोर्स बुक है। यदि किसी बच्चे की इच्छा है पढ़ने की, एकांत में जाके पढ़ सकता है, लाइब्रेरी से किताबें इशू करा सकता है। जबकि आज हो ये गया है कि स्कूल का मतलब एक रूम, और रूम में पढ़ाई 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 और पढ़ाई, लाइब्रेरी, लैब, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो गई हैं। तो ये थे हमारे आलोक शर्मा जी जो टेक्नोलॉजी पार्क के आप डायरेक्टर हैं जी। डायरेक्टर हैं। आपने विशेषताएं टेक्नोलॉजी पार्क की बताई, और जो वास्तव में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि स्कूल के लिए जो मानक होने चाहिए थे, वो मानक कहीं ना कहीं आप पूरा करते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी भी अपील ये है, और ये चूँकि मानक ये जो बताई इन्होंने, जो खास बात बताई, उसका एक परिणाम बगल में बैठा हुआ है। रोशनी जो बेटी है, अपनी बिटिया है, भरतपुर की बेटी है, आप सबकी, हम सब की बेटी है, रोशनी शर्मा। इसके फादर विष्णु दत्त शर्मा एक साधारण परिवार से हैं ये लोग, और साधारण परिवार से इनके पास ना तो इतना कोई पैसा था कि ये कोचिंग अटेंड करती, एक्स्ट्रा क्लासेस लेती। इसने अपनी मेहनत, अपनी लगन से, जुनून और जज्बे से इसने मुकाम पाया है। आपके बच्चे भी मुकाम पा सकते हैं। आपके बच्चों को भी दिशा निर्देश, या जो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक टारगेट अचीव करने की लालसा जाग सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए पढ़ाई के प्रति, जिससे कि बच्चे ये फालतू की जो चीज़ें हैं ना, सोशल मीडिया, इससे अलग हों, दूर हों। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो सारे स्कूल्स हैं वो कितना इस चीज़ को फॉलो करते हैं, ये मानकों को फॉलो करते हैं, मानकों को पूरा करते हैं जो स्कूल रन कर रहे हैं। तमाम बड़े बड़े विज्ञापन जो उसमें आप देखते हो, अखबारों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलते रहते हैं।
तमाम जो चलते हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बरगलाने के लिए, पेरेंट्स को बरगलाने के लिए चलते हैं। वास्तविकता में जो स्कूल होता है वो इतना विज्ञापन तो नहीं देता, वो धरातल पर काम करने का वो करता है। तो सबसे ज़्यादा जब विज्ञापन से ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी होती है, किसी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अगर सही है, उसका रिजल्ट अगर अच्छा है, तो निश्चित रूप से माउथ पब्लिसिटी इतनी हो जाती है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। अब रही बात ये, आप सभी मेरे जो भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, उन सभी से मेरा निवेदन कि आप जब भी स्कूल में एडमिशन कराने जाएं, सबसे पहले कक्षाओं का निरीक्षण करें, देखें वो हवादार हैं, खुले हैं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, प्रथम आवश्यकता है। बच्चा स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तभी वो कुछ कर पाएगा। दूसरी चीज़, आप अगर अपने बच्चे को किसी बाल वाहिनी में भेजते हैं तो उसकी फिटनेस दिखवाएं और उसमें कितने बच्चे बैठ के जा रहे हैं ये भी ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा तीसरी चीज़, वहाँ के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों की क्या वो है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन भी शिक्षकों की देखें। आप फीस देते हैं, आप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो कम से कम इस लायक शिक्षा देने वाला तो इस लायक होना चाहिए कि वो आपके बच्चे को सही शिक्षा दे सके। तमाम चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं, वहाँ लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था है, कैसा माहौल है वहाँ का, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चियाँ अगर हैं तो सिक्योरिटी क्या है, उनके लिए सेल्फ अलग से सेपरेट बाथरूम्स की व्यवस्था है कि नहीं, को एजुकेशन होती है छोटे बच्चों में, तो निश्चित रूप से वहाँ भी आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों को आप विशेषतर ध्यान रखें। और ये आलोक शर्मा जी हमारे पधारे, सर आपको एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके स्कूल की बच्ची ने राजस्थान में 2nd स्थान लाई है और संभाग टॉप किया है। और बेटा आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद हम हमारे चैनल की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये मैं एक बार और पूछना चाहता, नंबर आपके कितने हैं वो जरा और डिटेल खोल के बता दें। आपके किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए? मेरे SST में सोशल साइंस में 100 हैं, 100/100, मैथ में 100/100, हिंदी में 100/100 और इंग्लिश में 98, साइंस में 99 और संस्कृत में 100/100। अच्छा, 100/100 मतलब सब चीज़ें, मतलब 1-2 ही नंबर, 3 नंबर से कम रही है बस। और ये 3 और मिल जाते तो फिर क्या होता? फिर तो ये हो जाता कि साहब किसी ने पेपर दिया है, किसी टीचर ने, ऐसा होता है क्या? जी नहीं। किसी ने नकल तो नहीं कराई? नहीं कराई ना, और आपने टॉप कर लिया। आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसमें कितनी खुशी हो रही है, उसको बताओ शब्दों में, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि मैं राजस्थान में मेरी 2nd रैंक आई है, और मैं तो ये चाहती थी कि मेरी 1st रैंक आती, पर कोई बात नहीं, अगली बार फिर प्रयास करना, हो सकता है 1st रैंक आए। तो वो रैंक तो आपका इंतजार कर रही है, प्रयास आपको करने हैं। अब एक बच्चों के लिए जो आपके बराबर के जो आपके साथी हैं, आपके बराबर की आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, उनको क्या आप कहना चाहती हैं कि कैसे पढ़ाई करें? क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपको मालूम है कैसे पढ़ाई करनी चाहिए जो आप किसी टारगेट को अचीव कर सकें। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपनी जो उनकी मेंस बुक्स हैं उनको ध्यान देने की बजाय और जो एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं मार्केट में उनको ज़्यादा रिवाइज़ करते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ते हैं। पर मेरा मानना ये है कि NCERT जो हमारी मेन बुक होती है जिससे पेपर आता है उसको ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ मैथ की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, वरना आप NCERT से ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अच्छा, आप अपनी डिटेल्ड स्टडी अपनी बुक्स से कर सकते हो, इसलिए अपनी बुक्स को पूरी, ये जो शॉर्ट नोट्स आते हैं ना जो बाज़ार में ये चलती हैं, ये पासबुक वगैरह, ये तो इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि आ गया तो ठीक है और नहीं आया तो फिर आप 0। तो इसलिए डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर क्वेश्चन का आंसर 100% सही नहीं करके आए तो 90% तो सही करके आएंगे ही। इसलिए डिटेल्ड स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए। बच्ची ने जो बताया था कि किस तरह से ये पढ़ती थी, क्या इसका सोच थी, सोशल मीडिया से कितनी दूर थी,
आप सब भी फॉलो कीजिए, आप भी कहीं ना कहीं सफलता के मुकाम पर पहुंचेंगे। आप पधारे सर, थैंक आप पधारे, आप भी पधारे बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपील, आवाज आप बंद। कोई अपील करना चाहते हो? हाँ, मैं अभिभावकों से ज़रूर अपील करना चाहता हूँ कि आप किसी भी विद्यालय में एडमिशन लें तो एडमिशन से पहले ये ज़रूर देखें कि उनका रिजल्ट्स क्या रहा है, और रिजल्ट्स के साथ साथ आप साक्ष्य उसका तुलना करें कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे, उनमें से कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं 2000, उनमें से 250 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए, तो आप उसके रिजल्ट से भ्रमित ना हो। 1000 बच्चों में से आप ये जरूर पूछें कि आपके बच्चे थर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, उसकी परसेंटेज क्या है? उसकी परसेंटेज क्या है, तब आप विद्यालय का आकलन करें। ये मेरा आपसे अपील है। आप सब समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ का आकलन करना है। आपके बच्चे का एडमिशन कराना है आपको स्कूल में, क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, अगले महीने से आपको एडमिशन कराने हैं। तो एडमिशन कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको इन सारे जो चीज़ आपको बताई गई हैं या इस चर्चा में जो आपके सामने आई हैं, उन सबको आपको देखना होगा, तभी आपका बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, इंटेलिजेंसी ज़बरदस्त हो चुकी है बच्चों में, इसलिए आपका बच्चा भी कहीं पीछे ना रह जाए, इसके लिए कोशिश करना, अच्छे स्कूल का चयन करना, कोई सा भी स्कूल जो आपको उचित लगे उसका चयन करना। यहाँ आलोक शर्मा जी हैं, आलोक शर्मा जी ने अपने स्कूल के बारे में बताया, आप इनके स्कूल को भी चेक करना, तो निश्चित रूप से आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी मुकाम को प्राप्त करेगा, ऐसी हमारी आशा है। और आप सब हमारे साथ जुड़े, अपने कमेंट्स जरूर करिएगा। आपके आसपास के स्कूल या आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हों वहाँ क्या परेशानियाँ थी, क्या समस्याएं थी, कितनी डिमांड की जाती है, किस किस तरीके से डिमांड की जाती है, क्या क्या उनको सुविधाएं दी जाती हैं, कितनी फ़ीस है, कितनी फ़ीस होनी चाहिए थी, क्या स्टैंडर्ड है इस स्कूल का, सब कुछ आप इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़े, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।